morning students. मैं प्रियंका शर्मा and today we are going to start our first chapter of history, how, when and where of class 8th. So before starting this chapter, बेटा हम लोग पहले ये देखेंगे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में हिस्ट्री में क्या पढ़ा या क्या सीखा. इन 6th क्लास यू लर्न अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री. आपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था अपनी 6th क्लास में. वहाँ क्या था कि अर्ली मैन कैसे रहते थे और कैसे उन्होंने अपने आप को सिविलाइज किया, फिर कैसे एस्टेब्लिश हुए, एम्पायर्स कैसे एस्टेब्लिश हुए, यह आपने अपनी 6th क्लास में देखा. देन इन 7th क्लास you learn about the Delhi and Mughal empires, right? Now in 8th class you will see in this book that how Britishers established their empire. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसे अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था, इस बारे में आप अपनी इस क्लास 8th में पढ़ने वाले हैं. ओके, लेट्स सी हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. जो डेट्स है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में, राइट? हिस्टोरियंस फैसिनेटेड विथ डेट्स. जो हिस्टोरियंस हैं वो हमेशा क्या है, डेट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, है ना. वो डेट से फैसिनेटेड रहते हैं हमेशा. विच रूलर्स वर क्राउन और बैटल्स वर फॉट. वो हमेशा क्या सोचते रहते कि कौन सी डेट में किस रूलर को क्राउन पहनाया गया था, या कौन से डेट में कौन सा रूलर किससे जीता था, किससे फाइट जीती थी उसने, कौन से ईयर में जीती थी, राइट. तो हम जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती है तो कई लोग बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है वो तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है ना. यहाँ तो हमें सिर्फ डेट्स और डेट्स ही याद करनी होती है, डेट्स को ही लर्न करना होता है ना. डेट्स के अलावा और कुछ नहीं होता और बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत बोरिंग होती है हिस्ट्री. बट देखिए, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑक्यर ओवर टाइम. जो हिस्ट्री है ना बच्चे, वो क्या है, टाइमली, मतलब टाइम के साथ जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में हमें बताता है. जैसे आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में कभी आपने सोचा है कि आज जो चीज़ें हैं क्या वो पहले भी वही थी. जैसे आज हमारे पास सपोज हम अगर एक एग्जांपल लें तो कम्युनिकेशन के लिए आज हमारे पास मोबाइल है. तो क्या अर्ली डेज में भी मोबाइल थे? अर्ली डेज में लोग कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, है ना. इन सारी चीज़ों को इस तरीके के पास्ट के इवेंट्स को प्रेजेंट से कनेक्ट करना, और टाइम के साथ क्या चेंजेस हुए, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो चेंजेस हुए उनके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं हिस्ट्री में, राइट. देखिए, पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे. दे डेवलप द टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. अगर हम यहाँ पर एक टी का एग्जाम्पल लें, अगर आप सोचे बैठ के कि लोगों ने टी पीना इंडिया के पीपल ने कैसे स्टार्ट किया, तो क्या आप क्या पाएंगे कि क्या एक ही दिन में उन्होंने टी को पीना स्टार्ट किया था? नहीं. दे डेवलप द टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. उन्होंने टाइम के साथ साथ इसके टेस्ट को डेवलप किया और फिर उन्होंने डेवलपमेंट के साथ कंटिन्यूसली टी को ड्रिंक करना स्टार्ट किया. ठीक है बेटा. सिमिलरली कोई भी इवेंट अगर होता है तो उसके लिए वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डे या किसी एक पर्टिकुलर ईयर के डे में नहीं होता है ना. किसी एक पर्टिकुलर डेट पे कोई भी इवेंट नहीं होता. उसके पीछे, किसी भी इवेंट के पीछे बहुत सारी उसकी कहानी होती है ना. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. जैसे हम एक दिन में नहीं कह सकते कि इंडिया की पीपल ने टी पीना स्टार्ट किया था, वैसे ही ये भी नहीं कहा जा सकता कि किस एक पर्टिकुलर डे में ब्रिटिशर्स का जो रूल है वो एस्टैब्लिश हुआ, राइट. देखिए, नाउ historians look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets come up, how culture and society changed. अब देखिए, पहले जो हिस्टोरिकल्स थे वो क्या करते थे, सिर्फ रूलर्स कैसे उन्होंने जीता, रूल कैसे किया, कहाँ रूल किया, कौन से ईयर में उन्होंने कौन सा बैटल जीता, सिर्फ इस पे ही उनका जो ध्यान था वो फोकस था. बट अब क्या होता है, हिस्टोरियंस अब क्या देखते हैं, देखिए
कैसे लोग अपनी जो लाइवलीहुड है वो कैसे अर्न करते हैं, है ना, अभी कैसे अर्न करते हैं, पास्ट में कैसे अर्न करते थे, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, वो क्या पहले खाते थे, क्या प्रोड्यूस करते थे और खाते थे, और अब में क्या चेंजेस आए हैं, हाउ सिटीज डेवलप्ड, धीरे धीरे जो सिटीज है उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे सिटीज डेवलप हुई, एंड मार्केट कम अप, और कैसे मार्केट बने, हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज्ड, हमारे कल्चर और हमारी सोसाइटी में कैसे चेंज आया। तो ये सारी चीजें अब हिस्टोरिकल हिस्ट्री में देखते हैं, राइट। अब देखिए हाउ डू वी पीरियडाइज, हम कैसे पीरियडाइज हुए, हम कैसे पीरियडाइज कर सकते हैं इस हिस्ट्री को। देखिए अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, एक स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट हुए, स्कॉटिश मीन्स स्कॉटलैंड से वो बिलोंग करते थे, स्कॉटलैंड के थे वो, इकोनॉमिस्ट थे, और वो साथ ही क्या थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, है ना। उन्होंने क्या नेम था उनका, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने क्या किया, इसे पीरियडाइज किया हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट में, राइट, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, 3 पार्ट्स में उन्होंने पीरियडाइज किया। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि आपने 6th में पढ़ा था, आपने 6th क्लास में कौन सी हिस्ट्री पढ़ी, 7th में कौन सी पढ़ी, 6th में आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, फिर 7th में आपने मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। नाउ इन 8th क्लास यू विल सी द अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। तो वैसे ही जेम्स मिल ने क्या किया, इनको 3 पार्ट्स में, हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अब देखिए आप क्या सोचते हैं कि क्या ये पार्टीशन ठीक था, कास्ट के बेसिस पे उन्होंने हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया। तो आप जरा सोचिए कि कास्ट के बेसिस पे हिस्ट्री को डिवाइड करना क्या सही है, कास्ट के बेसिस पे वो हिस्ट्री को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ उस समय जो रूलर्स रूल करते थे, है ना, पर्टिकुलर टाइम पर जो रूलर्स रूल करते थे उनकी कास्ट को लेके उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को डिवाइड किया। इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि बाकी और लोगों का कोई इंपॉर्टेंस था ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो आप जरा सोचिएगा कि क्या इस बेसिस पे इसे डिवाइड करना ठीक है। नाउ ऑल, अब इनका क्या कहना था जेम्स मिल का, देखिए जेम्स मिल का कहना था ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। क्या कहते थे ये, उन्होंने एशियन सोसाइटी और यूरोप का क्या किया, कंपैरिजन किया। तो क्या कहते थे कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज हैं वो सिविलाइजेशन के एक बहुत ही लोअर लेवल पर हैं अगर यूरोप से कंपैरिजन किया जाए तो, ठीक है। अब और उन्होंने क्या कहा उसके बाद, ब्रिटिश कुड सिविलाइज इंडिया। उनका कहना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इंडिया को सिविलाइज कर सकते हैं। उनका कहना था कि हमारा जो देश है वो सिविलाइजेशन का जो लेवल है उसका बहुत कम है, बहुत लोअर लेवल है, और जो ब्रिटिशर्स हैं वही इंडिया को सिविलाइज कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, मिल सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश कुड कंक्वेयर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, ये सजेशन दे दिया था कि जो ब्रिटिशर्स है उन्हें क्या कर लेना चाहिए, पूरे के पूरे इंडिया को अपने जीत लेना चाहिए, है ना, अपने ओर कर लेना चाहिए। और किस लिए, ताकि इसी में जब पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के अंडर होगा तो ही उसी में इंडिया के लोगों की हैप्पीनेस है और इंडिया के लोगों की भलाई है, राइट। तो इनकी जो थॉट थी वो एक ब्रिटिशर थॉट थी, है ना, एक ब्रिटिश एस्पेक्ट से इन्होंने ये चीज कही थी, राइट। किसने, जेम्स मिल ने। अब देखिए व्हाट इज कॉलोनियल। देखिए बेटा, जब जेम्स मिल ने अपने जो थॉट दिए इसके बारे में, वैसे जब दूसरे हिस्टोरियंस आए तो उन्होंने फिर क्या किया, इंडिया हमारी जो हिस्ट्री है उसको फिर उन्होंने भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। दूसरे जो हिस्टोरियंस आए थे उन्होंने कौन कौन से 3 पार्ट्स दिए थे, उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में, इन 3 हिस्ट्रीज में फिर से हिस्ट्री को डिवाइड किया था, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट which is what is colonial. So what do you understand by colonial? See how British established their rule over local nawabs and rajas. देखिए यहाँ in this book you are going to see that how British established
देयर रूल ओवर लोकल नवाब्स एंड राजास। कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो आए हमारे देश में और उन्होंने क्या किया, यहाँ के लोकल जो राजा थे और नवाब थे उनके ऊपर अपना रूल, उनके ऊपर अपना रूल किया है ना, उन्हें हराकर रूल किया। एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, उन्होंने कैसे हमारे देश की पूरी इकोनॉमी पे कंट्रोल किया, एंड सोसाइटी, और सोसाइटी पे कंट्रोल किया। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट देयर एक्सपेंसेस, उन्होंने अपने खुद के एक्सपेंसेस के लिए क्या किया, लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया, है ना। बॉट द गुड्स एट लो प्राइसेस, और हमारे जो गुड्स थे उन्होंने गुड्स को बहुत ही कम कीमतों में खरीदना स्टार्ट किया। प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और उन्होंने ऐसी क्रॉप्स को उगवाना स्टार्ट किया, ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जिसका वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे। तो टोटली हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या किया, हमारे जो रूलर्स थे, है ना, हमारे जो लोकल रूलर्स थे, लोकल नवाब और राजा जो थे, उनके ऊपर रूल करना स्टार्ट किया और क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया इंडियन सिटीजन्स का, है ना। एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया हमारे जो अच्छे, जिन एरियाज में हमारा अच्छा प्रोडक्शन हुआ करता था, हमारा रिच प्रोडक्शन था। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि जूट और कॉटन में हम बहुत रिच थे, है ना, जूट और कॉटन के प्रोडक्शन में हम बहुत रिच थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसका एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। वो उसका प्रोडक्शन करवाते थे और हमें बहुत कम कीमतें उसकी देते थे, और बहुत कम कीमतों में और उसका एक्सपोर्ट करते थे, और अपने एक्सपेंसेस के लिए, अपनी अर्निंग के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया इंडियन पीपल का, राइट। तो हमारी जो वैल्यूज थी, हमारा जो कल्चर था, उस पर भी जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका इम्पैक्ट पड़ा। सो व्हाट इज कॉलोनियल, what we understand by a colonial country or colonial rule? When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization, right? देखिए, तो जब किसी भी एक कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि इस तरीके के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस हों उस कंट्री में, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉलोनाइजेशन कहा जाता है, राइट। तो जो हिस्टोरियंस हुए हैं उन्होंने इस स्टेज को या इस पीरियड को क्या कहा, कॉलोनियल पीरियड कहा, क्योंकि इस पीरियड में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट पड़ा हमारे देश पर। तो ये पीरियड कौन सा कहलाया, कॉलोनियल पीरियड कहलाया, राइट। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रिकॉर्ड रखते थे। तो देखिए, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्हें कैसे हेल्प मिली, उन्होंने लास्ट 250 इयर्स का, उन्होंने लास्ट 250 इयर्स की हिस्ट्री के बारे में कैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो इन्हीं रिकॉर्ड से। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी क्या थी, उनकी हैबिट थी कि वो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते थे, राइट। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अब वो क्या उनकी थॉट थी, क्या उनका मानना था, एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। जो ब्रिटिशर्स थे वो कहते थे कि राइटिंग में रिकॉर्ड्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, अग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। उनका क्या कहना था कि सारे इंस्ट्रक्शंस, प्लान्स, पॉलिसीज, हमारी जितने भी अग्रीमेंट है ना, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड रूम्स भी, सेपरेटली रिकॉर्ड रूम्स बनाए हुए थे। और इन्हीं रिकॉर्ड्स के थ्रू हमारे जो हिस्टोरियंस है उन्हें क्या मिला, इंफॉर्मेशन मिली लास्ट 250 इयर्स की, राइट। नाउ इन अर्ली इयर्स ऑफ 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphist, राइट। अब 19th century के अर्ली ईयर में ना, जब 19th century स्टार्ट हुई, उसके स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही सुंदर तरीके से कैलीग्राफिस्ट से
लिखे गए, कैलीग्राफिस्ट ने उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा। आपने सुना है ना कैलीग्राफी, कैलीग्राफी क्या होती है बेटा, एक राइटिंग की आर्ट होती है ना। तो कैलीग्राफिस्ट कौन, जो इस आर्ट का यूज करते हैं। तो कैलीग्राफिस्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से इन्हें लिखा। बाय द मिडिल ऑफ 19th century प्रिंटिंग हैज स्टार्टेड इन ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में तो इन्हें लिखना स्टार्ट हुआ, और 19th सेंचुरी के मिडिल टाइम में, जब तक मिड टाइम आया 19th सेंचुरी का, तब तक क्या हुआ, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इनकी प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गई, राइट। तो बेटा अब जैसे जैसे प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स, अखबार भी छपना स्टार्ट हो गए, और लोगों ने अपने व्यूज को राइटिंग में लिखना स्टार्ट किया। जो पोइट्स थे उन्होंने अपनी पोएट्रीज को, है ना, और पोइट्स ने अपनी फीलिंग्स को लिखना स्टार्ट किया, नॉवेल्स वगैरह लिखनी स्टार्ट की राइटर्स ने। तो ये सारी चीजें फिर किसके लिए थी, जो लोग सिर्फ जिन लोगों का सिर्फ जो पढ़ सकते थे ना, जो लिटरेट लोग थे, है ना, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जिन्हें अक्षरों की, शब्दों की पहचान थी, उनके लिए ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, प्रिंटिंग एंड राइटिंग, राइट। अब देखिए सर्वेस बिकम इम्पॉर्टेंट। अब ब्रिटिशर्स के लिए क्या हुआ, सर्वे भी इंपॉर्टेंट हुए। कैसे, उनका मानना ये था कि अगर हम किसी कंट्री पे इफेक्टिवली रूल करना चाहते हैं तो हमें उस कंट्री की पूरी नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नॉन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली रूल्ड। अगर हम इस पे रूल करना चाहते हैं तो हमें इसको अच्छे तरीके से जान लेना जरूरी है, कंट्री को जान लेना जरूरी है। डिटेल्ड सर्वेड ऑफ गेटिंग रेवेन्यू, उन्होंने रेवेन्यू, कैसे वो रेवेन्यू पा सकते हैं, उसका एक डिटेल सर्वे उन्होंने स्टार्ट किया, है ना। कैसे रेवेन्यू, वो कैसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द क्रॉपिंग पैटर्न वर बीइंग कैरिड आउट। तो देखिए वो उन्होंने क्या क्या, सॉइल की जो क्वालिटी है वो कैसी है, कैसे हमारे यहाँ सॉइल की क्वालिटी कैसी है, क्रॉपिंग का पैटर्न क्या है ना, या फिर बायोटिक, सारी बायोटिक इंफॉर्मेशन, बायोटिक नॉलेज, सॉइल की क्वालिटी, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में उन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया और इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। मीन्स ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो हमारे देश के बारे में, हमारे इंडिया के बारे में पूरा सब कुछ जानना चाहते थे, ताकि वो क्या करें, इफेक्टिवली यहाँ पे रूल कर सकें, राइट। क्योंकि उनका मानना ही यही था कि अगर हमें अच्छे से रूल करना है तो हमें पूरा इसे जानना बहुत जरूरी है। तो बेटा ये सब हुआ, बट ये सारी चीजों के पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या था इंटेंशन, जो ब्रिटिशर्स थे या फिर जो कॉलोनियल रूल था, उन लोगों का, कॉलोनियल रूलर्स का इंटेंशन क्या था कि जो देश के जो लोग हैं, है ना, उनका क्या करना है, एक्सप्लॉयटेशन करना। तो इन सारी चीजों से कौन लोग खुश नहीं थे बेटा, जो कॉमन लोग हैं, जो कॉमन मैन हैं, जो ट्राइबल्स हैं, या जो फिर पुअर मैन हैं, वो हमेशा इग्नोर होते गए, है ना, और उनके व्यूज और उनकी थॉट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसकी व्यूज और किसके आइडियाज थे, ये सारे ब्रिटिशर्स के आइडियाज थे, ब्रिटिशर्स के व्यूज थे। उसी के ऊपर सारी जो हमारा जो कंट्री है वो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली डिपेंडेंट पूरा का पूरा कॉलोनियल रूल पे था। तो जब इन लोगों को इग्नोर किया गया, कॉमन मैन को, पुअर जो है उन्हें, है ना, कुछ ट्राइबल्स को जब इग्नोर किया गया, तो धीरे धीरे जब ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा बढ़ा, जब ये इग्नोरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा, तो क्या हुआ फिर कि इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये जो चैप्टर है बेटा सिर्फ इसलिए है ताकि आपको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन मिल पाए कि हम इस बार अपनी हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं, और एक आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो जानने की कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इस्टेब्लिश की अपनी एम्पायर को, और कैसे लोगों पर उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट किया। ओके, थैंक यू सो मच।